तो हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है रोजगार विद खुशी चैनल पर। मेरा नाम मनोज, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के चैप्टर गजनी साम्राज्य और यामनी वंश। गजनी साम्राज्य का उदय कैसे होता है और हमें देखने को मिलता है कि इसका जो मेन मुख्य जो बिंदु है वो है महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण करते हैं, तो वो मेन पॉइंट है, आज उसे भी समझेंगे और इसकी जो बेसिक जानकारी है वो भी समझेंगे। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था इस्लामिक धर्म का जो भारत में आगमन होता है वो कैसे होता है, तो वो हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। और इससे पीछे अरबों ने आक्रमण किए थे भारत पर, तो अरबों ने आक्रमण जो किए थे वो भी हमने पढ़ लिए थे। और अब जो पढ़ेंगे हम दोस्तों, तो वो पढ़ेंगे हम तुर्क आक्रमण। सबसे पहले तुर्क आक्रमण कौन करता है तो वो पढ़ेंगे सबसे पहले। और इससे पीछे वाले वीडियो में हमने अरबों के द्वारा आक्रमण देखे थे, जिसमें हमने सबसे पहले देखा था मोहम्मद बिन कासिम जो मुख्य थे। और अगर इस वीडियो में देखें तो सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है महमूद गजनवी, और इसमें सबसे मुख्य जो देखेंगे हम महमूद गजनवी को देखेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं दोस्तों बेसिक जानकारी की तरफ। तो हम देखते हैं कि भारत की स्थिति, हम देखते हैं दोस्तों भारत की स्थिति, और इसके उपरांत देखते हैं हम अफ़गानिस्तान की स्थिति। जो अफ़गानिस्तान और ईरान और खुरासान का जो क्षेत्र था, अफ़गानिस्तान और ईरान का जो क्षेत्र था, उसी क्षेत्र में हमें यामनी वंश या गजनी साम्राज्य देखने को मिलता है। अब देखते हैं दोस्तों कि परिस्थिति क्या थी कि जो अल्पगीन थे वो एक अब्दुल मलिक के दास हुआ करते थे, और वो दास हुआ करते थे। तो पहले वो दास हुआ करते थे और फिर देखते ही देखते वो उस क्षेत्र के, गजनी क्षेत्र के राजा, शासक बन जाते हैं या राजा बन जाते हैं। और फिर उसमें एक नए वंश या गजनी वंश की नींव डालते हैं और गजनी को अपनी राजधानी बनाते हैं। फिर बाद में क्या होता है कि उनके जो दामाद थे सुबुक्तगीन, या उनके दास भी थे सुबुक्तगीन, तो फिर उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र अल्तुगिन के पुत्र भी काफ़ी जदोहद कर कर उस शासन चलाते हैं, लेकिन उनके जो दामाद होते हैं वो उन पुत्रों से शासन को छीन लेते हैं और वो खुद चलाने लगते हैं शासन को, गजनी साम्राज्य के। फिर देखते हैं दोस्तों क्या होता है कि जो अल्तुगिन, जो सुबुक्तगीन के पुत्र हैं, जो इस्माइल और महमूद गजनवी, तो इन दोनों में जंग होती है और महमूद गजनवी काफ़ी आक्रमणकारी होते हैं। और फिर देखने को मिलता है हमें महमूद गजनवी के आक्रमण भारत पर कितनी बार हुए। तो आज दोस्तों पढ़ेंगे आज बेसिक से। चलो दोस्तों देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों गजनी साम्राज्य या यामनी वंश। तो इसका नाम कैसे पड़ा, तो हमने अभी बताया दोस्तों कि जो अफगानिस्तान का क्षेत्र था, अफगानिस्तान का क्षेत्र था, तो उसमें एक गजनी एक जगह का नाम था, और जो गजनी जगह का नाम था तो उसी में शासन चला करता था। और उसमें कौन थे, तो वो थे अब्दुल मलिक। अब अब्दुल मलिक के क्या होता है कि अब्दुल मलिक के भी दास थे, कौन, अल्पतगीन। अब अल्पतगीन उस क्षेत्र में गजनी साम्राज्य की नींव डालते हैं, और गजनी साम्राज्य की नींव डालने के उपरांत ही वो गजनी साम्राज्य को अपनी राजधानी भी बनाते हैं। तो राजधानी क्या बनाते हैं वो, गजनी को अपनी राजधानी बनाते हैं। और इसी देखते हैं तो जो गजनी साम्राज्य का जो नाम पड़ता है, गजनी वंश का नाम पड़ता है, तो वो कहाँ से पड़ता है, तो वो गजनी से पड़ता है। और इसके जो गजनी साम्राज्य या यामनी वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे, तो वो थे अल्तुगिन। संस्थापक कौन थे, तो अल्तुगिन। और फिर क्या होता है, तो इनसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते बेसिक से। अगर हम यूपीएसआई, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस या अन्य पुलिस भी जैसे रेलवे में भी देखें, तो इनसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। बस इतने ही क्वेश्चन बनते हैं कि जो यामनी वंश या गजनी वंश है उसके संस्थापक कौन है और राजधानी क्या है। अब जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं जो अल्तुगिन हैं उनके दामाद थे, दामाद या दास या दामाद, तो वो कौन थे, तो वो थे सुबुक्तगीन।
सुबुक्तगीन। अब क्या होता है कि अल्तुगिन के भी कई पुत्र थे जो बारी बारी से राजा बने थे, लेकिन अल्तुगिन ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? सुबुक्तगीन को। तो इनके पुत्र इतने योग्य नहीं थे जो शासन चलाते, तो सुबुक्तगीन इनसे शासन छीन लेते हैं और वो खुद उस क्षेत्र के राजा बन जाते हैं और फिर सुबुक्तगीन शासन चलाते हैं। तो इनसे जो क्वेश्चन बनता है, सुबुक्तगीन कब बनते हैं? तो सुबुक्तगीन बनते हैं 977 ईस्वी में, गजनी क्षेत्र के शासक। अब क्या होता है? तो अब होता है कि सुबुक्तगीन सबसे पहला जो आक्रमण करते हैं वो भारत के पंजाब क्षेत्र पर करते हैं। तो हम देखते हैं जो तुर्क मुसलमान सबसे पहले आक्रमण करता है वो कौन करता है? तो वो करते हैं सुबुक्तगीन। अब सुबुक्तगीन से भी क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे पहला आक्रमण किसने किया तुर्कों में? तो सुबुक्तगीन ने। और किसके विरुद्ध किया? तो जयपाल थे उस समय के राजा। तो देखते हैं दोस्तों, तो भारत के पंजाब क्षेत्र पर ये सबसे पहले आक्रमण करते हैं। और पंजाब के शासक कौन होते हैं दोस्तों? तो वो होते हैं जयपाल, जो एक हिंदूशाही थे। जयपाल के विरुद्ध ये अपना सबसे पहला आक्रमण करते हैं और ये तुर्क का सबसे पहला आक्रमण था, प्रथम आक्रमण था। अब इसमें क्या होता है दोस्तों कि ये आक्रमण करते हैं। इस जो युद्ध होता है, ये संघर्ष होता है, इसमें ना तो जयपाल का ही अधिक पल्ला भारी रहता है और ना ही सुबुक्तगीन का पल्ला भारी रहता है। इसमें कुछ भी परिणाम नहीं निकल कर आते और ये जो सुबुक्तगीन होते हैं वो वापस चले जाते हैं धन लूट कर थोड़ा सा। अब क्या होता है दोस्तों कि इनके पुत्र, सुबुक्तगीन के पुत्र एक तो होते हैं इस्माइल और दूसरे होते हैं महमूद गजनवी। तो क्या होता है कि इनकी मृत्यु हो जाती है सुबुक्तगीन की लगभग 998 ईस्वी में। 998 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है सुबुक्तगीन की 998 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। फिर क्या होता है कि 998 ईस्वी में इस्माइल राजा बनते हैं कुछ समय के लिए। तो इनसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते इस्माइल से, लेकिन महमूद गजनवी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आज का हमारा मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है महमूद गजनवी। तो इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं महमूद गजनवी से। तो कुछ समय के लिए, अब मैं क्यों बता रहा हूँ तो आपको ये लग रहा होगा कि इस्माइल, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कहीं कहीं बुकों में जो महमूद गजनवी के शासक बनने की जो डेट है वो है 9999 ईस्वी। तो इसमें क्या अंतर है कि कहीं कहीं हमें देखने को मिलता है 998 और कहीं कहीं मिलता है देखने को हमें 999। तो इसमें यही कन्फ्यूज है कि जब सुबुक्तगीन की मृत्यु होती है 998 ईस्वी में, तो राजा कौन बनते हैं? तो महमूद गजनवी बनते हैं उस टाइम पर। तो उसके बीच में अगर हम देखें तो उसके बीच में भी एक छोटे काल के लिए इस्माइल को राजा बनना पड़ता है और फिर इस्माइल राजा बनते हैं। तो जो महमूद गजनवी थे वो इतने आक्रमणकारी थे कि उसको हराकर और वो अपने गजनी साम्राज्य के खुद शासक बन जाते हैं। और इनसे एक क्वेश्चन भी बनता है महमूद गजनवी से कि पहले ये कहाँ के शासक थे? तो वे पहले खुरासान के शासक थे। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं महमूद गजनवी। तो दोस्तों महमूद गजनवी और वो बनते हैं लगभग 998 ईस्वी में शासक बनते हैं। और कब तक रहते हैं वो? 1030 ईस्वी तक। तो क्या होता है, महमूद गजनवी 998 ईस्वी में शासक बनते हैं और 1030 ईस्वी तक वो रहते हैं। और फिर देखने को मिलता है कि जब वो गजनी साम्राज्य के शासक बनते हैं तो उससे पूर्व या उससे पहले किस क्षेत्र के शासक थे? तो वो खुरासान के शासक थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उससे पूर्व गजनी साम्राज्य के शासक बनते हैं, लेकिन इससे पूर्व किसके शासक थे? वो खुरासान के शासक थे। अब खुरासान के शासक बनते हैं तो अब ये क्या करते हैं कि इन्हें खलीफा से अनुमति लेने के लिए इन्हें खलीफा से अनुमति लेनी पड़ती है और साम्राज्य चलाने के लिए। तो खलीफा कौन थे उस टाइम के? तो अलकादिर बिल्ला थे
और फिर वो इन्हें अनुमति देते हैं, 2 उपाधि भी देते हैं, तो उन्हें भी आप याद कर लेंगे। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो खलीफा कौन थे उस टाइम? अल कादिर बिल्ला। और इन्हें 2 उपाधि देते हैं, तो 2 उपाधि कौन कौन सी देते हैं तो वो भी जान लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले देखते हैं 2 उपाधि कौन सी देते हैं। तो एक तो देते हैं यामीन उद्दौला और दूसरी है यामीन उल मिल्ला। तो 2 उपाधि से उन्हें निर्वाचित करते हैं या 2 उपाधि उन्हें देते हैं। तो इन उपाधियों का मतलब क्या था कि इस क्षेत्र में, मतलब इस क्षेत्र में गजनी साम्राज्य के क्षेत्र में जो यामीन उद्दौला का मतलब था कि जो मुस्लिम या साम्राज्य का दाहिना हाथ, तो साम्राज्य का दाहिना हाथ मतलब पूरे साम्राज्य को चलाने के योग्य था। और यामीन उल मिल्ला का जो मतलब था वो था मुस्लिमों का संरक्षक। और मुस्लिमों का संरक्षक मतलब मुस्लिमों का हितैषी है। और इसके उपरांत भी वो एक अन्य उपाधि से नवनिर्वाचित किए जाते हैं और वो है सुल्तान की उपाधि। जो तीसरी उपाधि थी वो थी सुल्तान की उपाधि। और सुल्तान की उपाधि दी जाती है तो इससे क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले मुस्लिम शासकों में सबसे पहले सुल्तान की उपाधि किसने धारण की थी? तो महमूद गजनवी ने। और इसी सुल्तान शब्द से हमें देखने को मिलता है आगे सल्तनत काल। जो सल्तनत काल शुरू होती है तो वो किस शब्द से बना है? सुल्तान से। और हम देखते हैं कि सल्तनत काल में भी कई शासक सुल्तान की उपाधि धारण करते हैं। और आगे हम पढ़ेंगे मुगल काल में, तो मुगल काल में पातशाह की उपाधि भी धारण करते हैं। तो इसमें सल्तनत काल में क्या था कि सुल्तान की उपाधि धारण करते थे। अब क्या होता है दोस्तों, सुल्तान की उपाधि धारण कर तो फिर होता है कि जब महमूद गजनवी भारत आए थे तो भारत किस उद्देश्य से आए थे? तो उनका कोई उद्देश्य भी तो होगा। तो उद्देश्य में देख लेते हैं दोस्तों। उद्देश्य, अब उद्देश्य क्या था दोस्तों? क्योंकि हम देखते हैं जितने भी राजा हुए, शासक हुए, सबका एक ही उद्देश्य था, धन लूटना और साम्राज्य का विस्तार करना और अपने जो इस्लाम धर्म था उसका प्रचार प्रसार करना। तो 2 ही उद्देश्य थे। लेकिन जो महमूद गजनवी भारत आते हैं तो उनका एक उद्देश्य था कि एक तो धन लूटना था और दूसरा था कि वो साम्राज्य विस्तार कतई करना नहीं चाहते थे। तो बहुत स्टूडेंट हैं गलती कर देते हैं कि जो साम्राज्य विस्तार करना सभी मिनिमम सभी राजाओं का उद्देश्य रहा है, लेकिन जो महमूद गजनवी थे उनका उद्देश्य कहीं से भी नहीं दिखता कि वो साम्राज्य विस्तार करना चाहते थे। उनका उद्देश्य था कि भारत से, या उन्हें कहीं से खबर मिली थी कि भारत में जितने भी राजा हैं उनके पास धन दौलत है, जितने भी मंदिर हैं उनमें भी धन दौलत है। तो जो महमूद गजनवी का उद्देश्य था वो था कि उन राजाओं या मंदिरों से धन लूटकर अपने साम्राज्य गजनी में वापस आना और अपने गजनी साम्राज्य में ईरान और अफगानिस्तान के क्षेत्र में और खुरासान के क्षेत्र में अपने साम्राज्य को इतना मजबूत करना कि कोई भी और शासक उस पर नज़र उठाकर नहीं देखे। तो वो इसी उद्देश्य से भारत आता था। तो उसने इसी उद्देश्य के कारण कितने आक्रमण किए भारत पर? तो लगभग 17 आक्रमण किए। तो इसकी भी ठोस या प्रमाण पुख्ता सबूत मिलते हैं कि 17 बार आक्रमण किए। तो उद्देश्य क्या था? तो धन लूटना और दूसरा हम कह सकते हैं कि उसका साम्राज्य विस्तार उसका साम्राज्य विस्तार का उद्देश्य नहीं था। तो हम देख सकते हैं धन लूटना, और उसका धन लूटना तो उद्देश्य था लेकिन साम्राज्य विस्तार का उद्देश्य कहीं से भी नहीं दिखता। आप देखते हैं दोस्तों कि उसने 17 बार आक्रमण किए भारत पर, 17 बार आक्रमण किए। तो सबसे पहले इसे मिटाना पड़ेगा दोस्तों।
अब क्या होता है दोस्तों कि 17 बार भारत पर आक्रमण किए किसने? महमूद गजनवी ने। तो 2 क्वेश्चन इससे भी बन जाते हैं कि भारत पर सबसे ज़्यादा या 17 बार आक्रमण किसने किए? तो महमूद गजनवी ने। और महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किए, तो इसके जो ठोस या पुख्ता सबूत मिलते हैं वो किसके द्वारा मिलते हैं? तो हेनरी इलियट के द्वारा मिलते हैं। तो ये भी देख लेते हैं दोस्तों। तो 17 बार आक्रमण महमूद गजनवी ने किए, गजनवी ने भारत पर किए। लेकिन इसकी जो सबूत हैं या पुख्ता ठोस जानकारी है वो किसके द्वारा मिलती है? तो वो मिलती है सर हेनरी इलियट। तो सर हेनरी इलियट के द्वारा इसकी जानकारी मिलती है। अब देखते हैं दोस्तों कि इन्होंने 17 बार आक्रमण किए, विशेष क्षेत्र या अन्य अन्य क्षेत्रों में आक्रमण किए। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं दोस्तों कि आक्रमण का भी धन लूटना कारण था। लेकिन हम देखते हैं इस टाइम लगभग 11वीं शताब्दी में जो भारत था वो लगभग 100 से अधिक राज्यों में टूटा हुआ था, और अन्य जितने भी राज्य देखते हैं सब पर अलग अलग शासन था, और इतने मजबूत कोई भी शासक नहीं था, और जाति व्यवस्था भी इतनी कठोर थी कि हम देखते हैं कि जो भी बाहर का आक्रमण होता है वो एक अंदर के लिए संघर्षशील हो जाता है। और तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों पहला आक्रमण, क्योंकि पहले आक्रमण से ही क्वेश्चन बन जाता है कि महमूद गजनवी का आक्रमण किसके द्वारा हुआ और कितने ईस्वी में हुआ, तो वो देख लेते हैं दोस्तों। तो पहला जो आक्रमण हुआ था, और इसके जो आक्रमण थे पहले तो वो देख लेते हैं दोस्तों। इसके जो आक्रमण थे वो लगभग 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक चले, और इसका जो पूरा जीवन था वो आक्रमण में ही चला गया। अब देखते हैं दोस्तों, जो पहला आक्रमण था वो होता है 1000 ईस्वी में। 1000 ईस्वी में कब होता है दोस्तों? तो वो होता है 1000 ईस्वी में। तो मैं उन्हीं आक्रमण को डिस्कस करेंगे जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। जिनसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते तो उन्हें पढ़ना का वो नहीं है, तो उन्हीं को पढ़ेंगे जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 17 आक्रमण तो पढ़ने एक लाजमी है कि उत्तरदायी नहीं होता, लेकिन 17 में उन्हीं को पढ़ें जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले देख लेते हैं, जो पहला आक्रमण था वो 1000 ईस्वी में होता है, और किसके विरुद्ध होता है? तो वो होता है पंजाब के जयपाल। तो पंजाब के जयपाल राजा के विरुद्ध देखने को हमें मिलता है। अब जयपाल से याद आया होगा कि इसके जो पिता थे महमूद गजनवी के सुबुक्तगीन, तो उनका भी जो आक्रमण था सबसे पहला तुर्का, तो वो किसके विरुद्ध हुआ था? तो वो जयपाल के विरुद्ध हुआ था, और जयपाल के विरुद्ध पहला आक्रमण महमूद गजनवी का होता है, यह देखने को मिलता है। अब क्या होता है कि जो महमूद गजनवी आते हैं और पंजाब के क्षेत्र में आते हैं, तो उस समय हिंदुशाही जो राजा थे वो थे जयपाल। अब क्या होता है कि जब महमूद गजनवी आते हैं तो इन दोनों में काफ़ी संघर्ष होता है, और ये जयपाल पराजित हो जाते हैं राजा, और फिर जो महमूद गजनवी हैं वो काफ़ी या थोड़ा बहुत धन लूट कर निकल जाते हैं यहाँ से। फिर दूसरा भी आक्रमण 1001 ईस्वी में, एक वर्ष पश्चात इसी के विरुद्ध होता है, जयपाल के विरुद्ध। अब जयपाल क्या होता है कि 2 बार आक्रमण हुए और 2 बार ये राजा पराजित हो जाते हैं, जयपाल पराजित हो जाते हैं। तो फिर क्या होता है कि जो जयपाल थे वो उनको क्या चाहिए था? तो उनको चाहिए था कि वो अपने आत्मनिर्भर बने और अपनी सेना को एक संघर्षशील के लिए तैयार करें, और ऐसी स्थिति बनाए कि जब महमूद गजनवी आगे संघर्ष करने के लिए आए तो उसे हरा देने या पराजित कर भेजें। लेकिन वो ऐसा उचित नहीं समझते, और 2 बार पराजित होकर वो खुद ही एक आत्महत्या कर लेते हैं। अब आत्महत्या कर लेते हैं दोस्तों, तो इससे भी क्वेश्चन बन जाता है कि जो महमूद गजनवी के विरुद्ध किस शासक ने अपनी आत्महत्या कर ली थी? तो वो जयपाल ने कर ली थी और मृत्यु हो गई। और कौन सा आक्रमण था? वो दूसरा। अब देखते हैं दोस्तों छठा आक्रमण, जिससे क्वेश्चन बन जाता है। तो वो कब हुआ था? तो वो हुआ था 1008 ईस्वी से 1009 ईस्वी तक चला था। अब इसमें क्या था दोस्तों कि इसमें ये था कि पंजाब के क्षेत्र में हिंदुशाही राजा चल रहा था। अब इसमें क्या था कि जो जयपाल के पुत्र थे आनंद
पाल। उस समय आनंद पाल पंजाब के राजा थे और 1009 ईस्वी में और महमूद गजनवी आक्रमण करते हैं। तो फिर क्या होता है कि आनंद पाल को भी पराजित कर देते हैं और काफ़ी धन लूटकर महमूद गजनवी अपने गजनी क्षेत्र में चला जाता है। अब इनसे अगला देखें दोस्तों तो 12वां आक्रमण। अब 12वां आक्रमण कब हुआ? तो वो हुआ था 1018 और 1019 ईस्वी में हमें देखने को मिलता है। अब उसमें क्या था दोस्तों, जो हमारे मथुरा और कन्नौज, जो मथुरा और कन्नौज का क्षेत्र था उसमें जो राजा थे वो थे प्रतिहार राजा। कौन थे वो थे प्रतिहार राजा। उनका राज्य चल रहा था और दोनों ही जो क्षेत्र हैं मथुरा और कन्नौज वो दोनों ही मंदिरों के लिए प्रसिद्ध हैं। तो जो 12वां आक्रमण हुआ महमूद गजनवी का वो 1018 से 1019 ईस्वी में हुआ और मथुरा और कन्नौज के प्रतिहार राजाओं के मध्य चला। और उसमें क्या होता है कि वहाँ से भी काफ़ी महमूद गजनवी धन लूट कर ले जाते हैं। और फिर देखते हैं दोस्तों 13वां आक्रमण जो सबसे प्रमुख है। तो उसमें क्या होता है, वो होता है 1019 से 1020 ईस्वी में, 1019 से 1020 ईस्वी में। तो उस समय कौन थे? तो उस समय थे चालुक्य राजा विद्याधर। तो कौन थे? तो चालुक्य राजा विद्याधर। अब विद्याधर से क्या क्वेश्चन बनता है कि इस समय मतलब जो महमूद गजनवी के 17 आक्रमण हुए, उन 17 में आक्रमण में सबसे जो प्रमुख था वो था 13वां आक्रमण जो सन 1019 में और 1020 के मध्य हुआ और उस समय थे चालुक्य राजा विद्याधर। इसमें क्या देखने को मिलता है कि कड़ा ही सामना और कड़े ही प्रयास से बहुत कठिन संघर्ष होता है और इस संघर्ष में जो महमूद गजनवी शासक आते हैं वो उसको, या कह सकते हैं उसको, मतलब संपूर्ण नहीं होने देते, मतलब वो विजेता घोषित नहीं होने देते और काफ़ी संघर्ष से मुकाबला करते हैं। अब इसमें देखने को मिलता है दोस्तों कि जो विद्याधर थे, और इससे एक क्वेश्चन बनता है कि महमूद गजनवी का वो कौन सा आक्रमण था जिसमें महमूद गजनवी पूर्णतः सफल नहीं हो पाए थे। अब पूर्णतः सफल किस में नहीं हो पाए थे? तो वो 13वां आक्रमण था जो 19 और 20, 1019 और 1020 में लड़ा गया था। और कौन थे राजा? विद्याधर। तो काफ़ी कठिनाई से सामना किया था और उसमें महमूद गजनवी को सफल होने नहीं दिया था। अब इसमें देखते हैं दोस्तों अगला है 16वां आक्रमण। 16वां आक्रमण और सबसे जो महमूद गजनवी द्वारा सबसे लड़े गए आक्रमणों में जो आक्रमणों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो भी लड़ा जाता है वो है 16वां आक्रमण। और कहीं कहीं क्वेश्चन में दिया जाता है दोस्तों कि इसे ही 17वां आक्रमण हम देख लेते हैं और यहीं गलती कर देते हैं, तो इसे देखना एक महत्वपूर्ण बन जाता है। तो 16वें आक्रमण में क्या होता है कि ये होता है 1025 ईस्वी में। अब 1025 ईस्वी में क्या देखने को मिलता है? तो हमने दोस्तों सुना है कि जो सोमनाथ मंदिर है वो गुजरात और सोनभद्र के जो सोमनाथ मंदिर है, सोमनाथ मंदिर वो कहाँ है? तो वो है सोनभद्र, और कहाँ है वो है गुजरात में। तो इसमें क्या था कि हम इस समय के शासक देख लेते हैं। तो उस समय के शासक थे वो थे भीम देव, और यह इन्हें कह सकते हैं कि भीम प्रथम। तो उस समय के क्या थे कि 16वां आक्रमण था और 1025 ईस्वी में लड़ा गया था और महमूद गजनवी को ये जानकारी मिली थी कि जो सोमनाथ का मंदिर है उसमें काफ़ी धन है, तो महमूद गजनवी को जानकारी मिली और महमूद गजनवी गुजरात के क्षेत्र सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है। और उस आक्रमण से हमें पता चलता है कि जो महमूद गजनवी था उसने भीम प्रथम को हरा दिया और भीमदुत्तय तो फिर सोमनाथ मंदिर को वो लूटता है। तो हमें बताया जाता है, मतलब जानकारी मिलती है कि जितने भी महमूद गजनवी द्वारा 17 आक्रमण लड़े गए
उन 17 आक्रमणों में देखें तो लगभग जो 1025 ईस्वी का जो आक्रमण था सबसे ज़्यादा और सबसे देखने को मिलता है, सबसे जो ज़्यादा धन मिलता है वो कहाँ से मिलता है, तो वो मिलता है सोमनाथ मंदिर से। और सोमनाथ मंदिर से इतना धन मिलता है उसे कि उसने अपने सपने में भी नहीं देखा होगा कि इतना सोना मिलता है, कि वो जिस घोड़े से आता था, ऊंट से आता था, तो उससे मिलता है। अब क्या होता था दोस्तों, जो मोहम्मद गजनबी आता था वो ऊंट और घोड़ों से आता था। फिर क्या होता है कि आते टाइम पर तो वो काफ़ी हष्टपुष्ट या संघर्ष करना पड़ता था। उसे जानकारी थी कि हमें शुरू में संघर्ष करना पड़ेगा, तो हम देखते भी हैं कि सबसे संघर्ष किया था आते टाइम पर। और वो अगर इस साइड से जाना चाहता था तो बहुत जल्दी जाना चाहता था। क्योंकि इसका भी एक कारण है, क्योंकि वो चाहता था कि हमने इतना धन लूटा है, अगर हम रास्ते में कहीं संघर्ष करेंगे तो हमारा धन कम पड़ जाएगा और हमारा धन लूट भी सकता है। तो इसलिए वो किसी से संघर्ष नहीं करता था और वो बहुत जल्दी से जल्दी अपने गजनी क्षेत्र वापस जाना चाहता था। अब इसमें देखने को क्या मिलता है कि इसमें सामना हो जाता है, जैसे ही सोमनाथ मंदिर को लूटकर, इस बार तो उसे बहुत सारा धन मिला था, तो इस समय वो क्या करता है कि वो रास्ते में जाता है और रास्ते में जाने के साथ ही देखते हैं उसका जो सामना हो जाता है वो हो जाता है जाटों से। अब जाटों से क्या होता है कि जाट उसके 3-4 घोड़े लूट लेते हैं। अब जाटों से सामना होता है तो जाटों से 3-4 घोड़े लूट लेते हैं जाट। अब क्या होता है कि फिर एक और आक्रमण होता है जो सबसे 17वां आक्रमण होता है, और वो कब होता है, तो वो होता है 1027 ईस्वी में। और वो किससे होता है, तो वो होता है जाटों से। अब क्या होता है दोस्तों कि जब 1025 ईस्वी में सोमनाथ का मंदिर लूटकर गजनवी अपने गजनी क्षेत्र में वापस जा रहा होता है, तो जाट क्या करते हैं कि संघर्ष करते हैं बीच में और 2-3 घोड़े लूट लेते हैं सोने से। तो और बाकी का जो बचा हुआ सोना है वो गजनी क्षेत्र वापस लेकर गजनवी पहुंच जाता है। अब गजनवी क्या सोचता है दोस्तों कि इन जाटों को कैसे सबक सिखाया जाए, इन्होंने हमारे घोड़े रोके हैं। तो फिर एक बार फिर लौट के आता है वो 1027 ईस्वी में, और जाटों के विरुद्ध वो अपना अंतिम, और अगर पढ़ सकते हैं हमें इसे, तो अंतिम ही आक्रमण था ये, और जाटों के विरुद्ध वो करता है और जाटों से काफ़ी माल लूट कर ले जाता है। फिर भी तो देखते हैं दोस्तों, तो इसमें छठे में एक वो याद कर लेंगे दोस्तों पॉइंट। तो आनंदपाल के समय जो गजनवी था वो एक ऐसा शासक बन गया था कि उसमें जानकारी मिली कि जो मूर्ति चुराने भी लग गया था। अब मूर्ति तोड़ना भी उसे आनंद आने लग गया था, और इसी के देखते हैं तो ये मूर्ति भंजक हो गया था। मूर्ति भंजक हो गया था, इसमें ऐड कर लेंगे दोस्तों। तो इसमें क्या होता है कि वो मूर्ति भंजक हो गया। अब मूर्ति भंजक में क्या देखने को मिलता है कि वो जैसे ही आक्रमण करने आता था तो उसका जो धन लूटने का जो काम था उसके साथ वो मूर्ति भंजक मतलब मूर्ति तोड़ने का भी काम हो गया। विभिन्न मंदिरों में विभिन्न मूर्ति तोड़ता है और उन टूटी हुई मूर्तियों को भी अपने साथ ले जाता है, उन टुकड़ों को भी अपने साथ ले जाता है। फिर क्या करता है उन टुकड़ों का कि जो हिंदू परंपरा है उसके विरुद्ध कार्य करता है उन मूर्तियों को टूटने के उपरांत। हम देखते हैं जो गजनवी था वो अपने गजनी क्षेत्र में जाकर उन मूर्ति के टुकड़ों को उनको देता है, जो मांस तोलने या मांस काटने का जो काम करते हैं उनको देता है। जो बाट के हम देखते हैं जो बाट से तोला जाता है मांस, तो वो फिर क्या करते हैं कि उस मांस को हटाकर उस मूर्ति के टुकड़े से मांस तोला जाता है। तो इसलिए मूर्ति भंजक का भी नाम दिया जाता है इसे महमूद गजनवी को। अब देखते हैं दोस्तों कि लगभग लास्ट में 17 आक्रमण में जाटों के विरुद्ध हुआ। अब जाटों के विरुद्ध देखते हैं दोस्तों फिर क्या होता है। तो लगभग 3 साल बचे थे। अब 3 साल में देखते हैं दोस्तों, तो फिर वो जितना भी धन लूटता है वो रखता है एक कमरे में। अब कमरे में रखता है तो क्या होता है कि इतना धन था, उसने काफ़ी निर्माण भी करवाए, लेकिन इतना धन था कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ा निर्माण करवाने में। तो इतना धन था, काफ़ी धन था। अब क्या होता है कि वो उसी कमरे में सोने लग जाता है। अब उसी कमरे में सोने लग जाता है तो वो पागल हो जाता है, मतलब सोने को देख देख कर वो पागल हो जाता है और वो उस कमरे से निकलता ही नहीं है। और लगभग 1030 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। 1030 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। तो बताया जाता है कि उसने पूरा जीवन
अपना संघर्ष और धन लूटने में लगा दिया, और इतना धन लूटा कि हालांकि किसी राजा ने धन नहीं लूटा, और उसका उपयोग लगभग 3 साल ही कर पाया। मतलब पूरा जीवन उसने संघर्ष करने में लगा दिया और 3 साल ही उसका उपयोग कर पाया। इसके बाद इसका भी पुत्र आता है, लेकिन वो इतना वो नहीं है, उससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो अब देख लेते हैं दोस्तों, इनसे मेन मुख्य जो पॉइंट बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं। तो दोस्तों मुख्य बिंदु देख लेते हैं। अब मुख्य बिंदु देख लेते हैं दोस्तों। तो इनके दरबारी कवि कौन कौन थे, इनके साथ कौन आए थे। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों अलबरूनी। अलबरूनी। तो अलबरूनी कौन था, तो ये भी एक मध्य एशिया का, जो हम देखते हैं इसके साथ ही आया था, इसके समकालीन था महमूद गजनवी के। तो अलबरूनी उसके साथ आया था। अब देखते हैं दोस्तों कि अलबरूनी इसके साथ तो आया था, इसने एक पुस्तक भी दी है जिसकी रचना की है, तो उसे भी देख लेते हैं। अब इसने क्या था, इसने एक किताब या पुस्तक दी थी, उसका नाम था किताब ए हिंद। किताब ए हिंद, तो इसने एक पुस्तक दी है किताब ए हिंद। अब इसमें क्या मिलता है, तो इसमें जो भारत की सामाजिक जीवन और सांस्कृतिक जीवन है उसकी जानकारी इसमें मिलती है। इसे एक अन्य नाम से भी जानते हैं, इसका नाम है तारीख तहकीक ए हिंद। तो इसे एक अन्य नाम से भी जानते हैं, किताब ए हिंद और तहकीक ए हिंद। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, तो इसकी जो हमें देखते हैं, इसका जो अंग्रेजी अनुवाद, ये अरबी रचना थी, अरबी में लिखी हुई थी। तो इसकी जो अंग्रेजी अनुवाद और हिंदी अनुवाद भी देखने को मिलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, तो अंग्रेजी जो अनुवाद था वो किया था साचाऊ ने। किसने किया था दोस्तों, साचाऊ ने। और हिंदी जो अनुवाद था वो किसने किया था, तो वो किया था रजनीकांत शर्मा ने। जो तहकीक हिंद रचना है वो अरबी में लिखी हुई एक रचना है, और इसका जो अंग्रेजी अनुवाद किया था वो साचाऊ ने किया था, और हिंदी जो अनुवाद किया था वो किसने किया था, रजनीकांत शर्मा ने। अब जो अलबरूनी था वो एक पहला ऐसा मुसलमान था जिसने पुराणों का अध्ययन किया। मतलब पुराणों का अगर किसी ने अध्ययन किया था तो वो था अलबरूनी, प्रथम मुसलमान। प्रथम मुसलमान जिसने पुराणों का अध्ययन किया था। अब इसके अलग देखते हैं, एक दरबारी कवि रहते थे उतवी, जो महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे, वो रहते थे उतवी। अब इनसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों, तो इसे भी देख लेते हैं। तो इन्होंने 2 रचना की हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनका नाम है दोस्तों, तो उनका नाम देख लेते हैं दोस्तों। तो उनका नाम है, एक का नाम है तारीख ए यामिनी, और दूसरी का नाम है दोस्तों किताबुल यामिनी। तो 2 रचना की है उन्होंने, तो उनसे भी क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है, तो उन्हें भी देख लेंगे दोस्त। तो इन्होंने 2 रचना की हैं। अब एक थे, इनके दरबार में ही रहते थे, उनका नाम है फिरदौसी। अब उनसे भी क्वेश्चन बन जाता है, तो उन्होंने शाहनामा की रचना की है। शाहनामा। अब शाहनामा की रचना की है। शाहनामा को हम अगर देखें तो अफगानिस्तान का महाभारत के नाम से भी जानते हैं। तो शाहनामा को अफगानिस्तान के महाभारत के नाम से भी जानते हैं। अब इसे
एक फिरदौसी से क्वेश्चन बनता है कि पूर्व का होमर किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, फिरदौसी को। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है पूर्व का होमर, पूर्व का होमर कहा जाता है इसे। अब दोस्तों देखते हैं, एक थे बैहाकी जो इन्हीं के दरबार में रहते थे, बैहाकी, बैहाकी। और बैहाकी ने किसकी रचना की है, तो वो की है तारीख़ सुबुक्तगीन, तारीख़ सुबुक्तगीन। तारीख़ सुबुक्तगीन की रचना की है, और जिसमें हमें देखने को मिलता है सुबुक्तगीन के समय का इतिहास और सुबुक्तगीन के जीवन परिचय का इतिहास। तो किस में देखने को मिलता है, वो तारीख़ सुबुक्तगीन में। और इसकी जो रचना की है वो किसने की है, तो वो बैहाकी ने की है। तो आज जो हमने मेन इंपोर्टेंट पॉइंट समझे हैं दोस्तों, वो समझे हमने महमूद गजनबी से के संबंध में। अब दोस्तों हमारी जो अगली वीडियो या नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी मोहम्मद गौरी पर, जो एक वो भी तुर्क शासक था और वो भी भारत पर हमला करता है और भारत के अन्य राजाओं को हराकर वो भी क्षेत्र जीतता है। और इसमें देखते हैं दोस्तों, जो आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो हमें अपना प्यार बनाए रखें, और इसके उपरांत आप जो खुशी फैमिली के साथ जुड़े हुए हैं और अन्य दोस्तों को भी जोड़ें इस फैमिली के साथ। तो हमें जो